Hello students, today we are going to start a new chapter of our text moments, and the name of the chapter is A House is Not a Home. Now the topic, a house is not a home. Now here you could see house and home. What does these two words reflect here? Why these two, how we could compare these two words? Now as this title is given, a house is not a home. Here the writer want to say that a house means a place which is made up of like concrete, cements and bricks and all that. किसी भी मटेरियल से बना हुआ एक मकान, उसको हम कहते हैं हाउस. एंड ऑन द सेम प्लेस होम. होम का मतलब भी अगर हम कहें तो घर ही होता है और हाउस भी घर ही होता है. बट हाउस विच इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल, अ प्लेस. ओके. एंड होम इज़ नॉट एक्चुअल अ हाउस बट अ होम वो घर जिसके अंदर लोग एक साथ मिलकर रहते हैं. ठीक है. विद लव एंड अफेक्शन दे गिव टाइम टू ईच अदर, दे स्पेंड टाइम विद ईच अदर, लाफिंग, ईटिंग टुगेदर, साथ में हंसना खेलना, साथ में खाना बैठना, बातें करना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करना और उसको सॉर्ट आउट करना. तो जहाँ पर लोग इस तरह से मिलकर रहते हैं उसको हम घर कहते हैं. ठीक है. नहीं तो वो एक मकान है, एक ढांचा है, लेकिन अगर उसके अंदर लोग मिल के नहीं रहते हैं, लोगों के बीच में आपस में लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, व्हेन दे डोंट स्पेंड टाइम विद ईच अदर, दे डोंट केयर फॉर ईच अदर, then that place is called as a house. So a house is not a home. कोई भी बना हुआ मकान तब तक घर नहीं होता है, is not a home until the people living there live peacefully with each other. ठीक है. Having spending lot of time with each other. Now as we could see nowadays the time is going, the जो अभी समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम घरों में देखते हैं people hanging with their mobiles, isn't? Even parents we could see they have no time to spend with their children. Same thing here, children are busy either in their homework. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग इतने बिजी हो गए हैं तो एक दूसरे के लिए एक घर में रहने के बाद भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, isn't? So actually this title reflects this thing. The writer want to say a house is not a home until people are not living together with each other peacefully. Okay. Now on the other perspective, एक इसी कॉन्ट्ररी पे एक और अच्छा सा टॉपिक जो राइटर ने इस चैप्टर में लिया है, इट इज़ ऑल्सो रियली अ वेरी गुड थिंग. इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग. लेट अस डिस्कस अबाउट इट इन दिस बिफोर यू रीड. द नेम ऑफ द राइटर इज जैन गॉडियसो. ओके. एंड दिस चैप्टर, इस चैप्टर में नरेटर ने खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉय को एज अ कैरेक्टर लिया है इसमें. ओके. सो लेट अस सी व्हाट ही वांट टू से हियर. सी हियर व्हाट द राइटर सेज. दिस स्टोरी, व्हाट दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स. दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? Now teenager, it is the age when a child face मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो. दो दे आर नॉट अ प्रॉब्लम, दे कुड डिस्कस टू देयर पेरेंट्स, दे कुड डिस्कस टू देयर सिबलिंग्स, अपने ब्रदर सिस्टर्स कजिन्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम्स हम जैसे कह सकते हैं कि अगर उसकी स्कूल चेंज हो जाती है तो नए फ्रेंड्स बनते हैं, उनके साथ वापस एक नया सर्कल क्रिएट करना, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम. And it generally happens when parents are being transferred from one place to another, isn't? So this story reflects the challenges of being a teenager. ठीक है. टीनेजर एक ऐसी एज होती है जहाँ पर मोस्ट ऑफ बच्चे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं. ठीक है. द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप. ग्रोइंग अप मतलब बढ़ना. एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो क्लासरूम की हो, स्कूल से रिलेटेड हो, फ्रेंड से रिलेटेड हो, या जो आपकी एंटीज़ हो उनके खिलाफ हो, या फिर फैमिली में.
तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम्स। अब हियर द ऑथर वांट टू से कि वो उनके साथ जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है एज अ टीनेजर, हाउ वी ओवरकम, वो किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ऑथर एज अ बॉय कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। My first year of high school felt awkward. Here, my means the author here, okay? He himself as a boy here. My first year of a high school felt awkward. Here, high school means after 8th. Okay, till 8th के बाद सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हाई स्कूल। तो यहाँ पर फेल्ट ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब स्ट्रेंज। तो माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर passing their primary education, he when moves further to high school, जब 8 के बाद वो फर्दर की क्लासेस में जाते हैं, तो वो उनका फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर आप देख सकते हो, 8 के बाद जब हम 9th में आते हैं तो हम सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाते हैं, हायर एजुकेशन में, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर कहलाता है। फिर जब आप 12 पास कर लेते हो तो उसके बाद जो 13th क्लास होती है वो आपकी फर्स्ट ईयर होती है। इज़न्ट सो देयर आर स्टेप्स ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ईयर फर्स्ट ईयर इज़ his 9th class he want to talk about. Awkward here means strange, काफ़ी अजीबोगरीब, बिल्कुल अलग, ठीक है, not familiar. तो here the author says my first year of high school felt awkward after leaving junior high. Okay, junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. Okay, could afford me, it felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. So, after leaving junior high at the head of my class, with all the seniority, the upper grade levels could afford me. So it felt strange starting over as a freshman. Now, here in this sentence, the author says that after leaving junior high at the head of my class with all the seniority, मतलब कि वो अपनी जब जूनियर क्लास में थे, ठीक है, टिल एट 8th ही वॉज हेड ऑफ हिज क्लास। ओके, तो जब वो जूनियर स्कूल में, हाई स्कूल में थे, तो वो अपनी क्लास में एज अ हेड रहते थे और हमेशा उनको हर तरह की सीनियरिटी मिलती थी, ठीक है। और साथ साथ हर जगह पर हम कह सकते हैं वेदर इट मे बी अ मॉनिटर, लुक आफ्टरिंग द क्लास और अदर वर्क्स, और मैं बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, तो वो हमेशा सीनियर रहे एज अ हेड, ठीक है। द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी। तो इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। नाउ हियर इट फेल्ट स्ट्रेंज यानी नई जगह पर जाना और वापस से नए सिरे से सब कुछ शुरू करना, तो काफ़ी स्ट्रेंज था उनके लिए, बहुत मुश्किल था ये, क्योंकि 8 तक आकर उन्होंने कितनी सीनियरिटीज़, कितने अपग्रेड अचीव किए, ठीक है। तो हम उस चीज़ के यूज़ टू हो जाते हैं, लोग हमारे यूज़ टू हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज़ द सीनियर ऑफ आवर क्लास, हेड ऑफ आवर क्लास। बट फिर वापस हम जब नई जगह पर जाते हैं जहाँ अपना कोई नहीं होता है, तो एट दैट टाइम वी फील क्वाइट स्ट्रेंज एंड वी हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम बिगनिंग। और उस पोजीशन पर आना, उस पोजीशन पे अपने आप को लाना, सीनियरिटी की पोजीशन में एज अ फ्रेशमैन, इट इज़ रियली स्ट्रेंज, डिफ़िकल्ट। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. So, when the author was sent to a new school for his higher studies, though the school was as twice, उनकी पुरानी स्कूल से भी बड़ी, ट्वाइस मीन्स दो गुना, ठीक है, 2 गुना बड़ी स्कूल थी वो उनकी ओल्ड स्कूल से भी, लेकिन टू मेक मैटर्स वर्स, तो ये तो चलो ठीक है कि उनको वापस सब कुछ नए सिरे से शुरू करना था टू गेट दैट पोजीशन ऑफ सीनियरिटी, बट द वर्स्ट थिंग, सबसे बुरी चीज़ ये थी दैट माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स
वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। यानी उनके जो फ्रेंड्स थे, जिस स्कूल में वो इतने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कितने फ्रेंड्स बने हुए होंगे, एक अच्छा सर्कल बन जाता है, तो वो सारे अलग अलग स्कूल में चले गए। यानी उस नई स्कूल में उनके साथ उनका अपना क्लोज फ्रेंड, पुराना फ्रेंड कोई भी नहीं था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं बहुत ही अकेला फील करता। तो इट इज़ एन ऑब्वियस थिंग व्हेन वी मूव टू अ न्यू प्लेस एंड व्हेन देयर इज़ नो वन नोन टू अस, वी रियली फील वेरी आइसोलेटेड। हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। हम किससे अपनी बातें शेयर करें? वी नीड समवन who is quite close to us. So it is really very difficult to adjust ourselves in such conditions. So same thing here over with students. ऐसे बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. The author says I missed my old teachers. वो अपने ओल्ड टीचर्स को इतना मिस करते थे कि वो जब भी मौका मिलते दे वुड गो बैक एंड विजिट दैम। he would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. Then the teachers, when he used to meet them, जब वो उनसे मिलने जाता, and when he used to say that I feel very isolated over there, I'm missing my old school, old teachers and all that, then those teachers used to encourage him get involved, अपने आप को स्कूल एक्टिविटीज़ में या दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करो, बिज़ी करो, सो डैट यू कुड मीट न्यू पीपल, ताकि तुम नए लोगों से मिलोगे, उनसे इंटरेक्ट होंगे और फिर से तुम्हारा एक नया अच्छा सा सर्कल बनेगा। दे टोल्ड मी डैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। देन दे यूज़ टू एनकरेज हिम अगेन। वो उसको समझाते थे कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा वो अपने आप उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, और फिर धीरे धीरे वो भी जिस तरह से अपने ओल्ड स्कूल को इतना मिस करता है उसी तरह से अपनी नई स्कूल से भी प्यार करने लग जाएगा। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम एंड बाय विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. So, जब उसकी टीचर्स उसको ये समझाती थी, ठीक है, दे यूज टू, वो उससे प्रॉमिस लेते थे कि अगर तुम एक बार अपनी नए स्कूल के साथ, अपने नए फ्रेंड्स के साथ घुल मिल जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, तब हमको प्रॉमिस करो तुम हमसे वापस समय समय पर यानी टाइम पर मिलने आते रहोगे। नाउ दिस ऑथर नो द साइकोलॉजी, इसके पीछे वो इन टीचर्स की जो सोच है, मानसिकता है, ठीक है, वो यूँ उसको खुश करना चाहते थे, उसको मोटिवेट करना चाहते थे ताकि वो अपनी नई स्कूल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचे। ओके, वो जानता था ये चीज़, लेकिन फिर भी उसको बिसाइड दिस ही यूज़ टू गेट कंफर्ट इन दिस। ओके, वो अपने आप को समझा लेता था कि ये सिर्फ मुझे समझा रहे, बट स्टिल ही यूज़ टू मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। नाउ फर्दर ही सेज वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल में एडमिशन लेने के बाद ज़्यादा दिन नहीं ही बीते थे, कुछ ही टाइम हुआ था, संडे आफ्टरनून को। ओके, I was sitting at home at a dining room table, doing my homework. So it was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. So he says कि when he was sitting on his room, dining table room, okay, on dining table he was doing his homework, तो it was cold, बहुत ठंड थी उस समय, ठंड का टाइम था, और विंडी फॉल डे मतलब हवाएं भी चल रही थी, एंड दे वर हैविंग फायर, फायर प्लेस होती है जहाँ पर ये लोग आग जलाते हैं जिससे कमरा गर्म रहता है, ठीक है। तो वी हैड अ फायर इन आर फायर प्लेस, और हमेशा की तरह एज़ यूजुअल उसकी जो छोटी सी कैट थी, माई रेड टैबी कैट,
ठीक है. तो ही सेज माई रेड टैबी कैट, टैबी इज़ द कलर, ओके, समथिंग लाइक ब्राउनिश और ग्रे कलर मिक्स कलर की कैट होती है. तो वो उसके पास एक छोटी सी रेड टैबी कैट थी जो हमेशा की तरह उसकी जो टेबल है, स्टडी टेबल जिस पे वो बैठ के पढ़ता है, उसके सारे पेपर्स पे वो बैठी हुई थी. पर्रिंग लाउडली, पर्रिंग इज़ द साउंड मेड बाय दिस कैट्स, ओके, दैट इज सैड. एंड स्वेटिंग मीन्स हाथों से हिट करना, हिलाना. तो वो जब ऑथर लिख रहा है बैठ के, तो वो अपने हाथों से उसके पेन को हिलाती है, उसको छेड़ने की कोशिश करती है. एंड इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट्स से, बस ऐसे ही मज़े के लिए वो ये चीज़ हमेशा करती है. नाउ हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज कैट. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रही. आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज किटन एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर हर द गुड, फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ. सो द ऑथर सेज, वो मुझसे कभी दूर नहीं रहती थी. एंड आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, मैं उसको कहीं से बचा कर लेकर आया था, ठीक है, जब वो छोटी सी बच्ची, मतलब छोटा सा किटन था, ठीक है. एंड शी न्यू मीन्स द कैट न्यूज़ दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ. और वो कैट जानती थी कि आज मैं ज़िंदा हूँ और इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ, तो वो ऑथर की वजह से. इवन दैट एनिमल वॉज नोइंग अबाउट दिस थिंग. माई मदर kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly I smelled something strange, and then I noticed it, smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. It means when the वहाँ पर जो रूम में फायर लग रही थी, टू कीप द हाउस रूम वार्म. स्टोकिंग द फायर यानी जब भी हम आग जलाते हैं तो हम चाहे कोल्स हो या फिर लकड़ियाँ हो, जो भी, उनको हम हिलाते रहते हैं जिससे वो आग कंटिन्यूसली जलती रहे. तो हिज मदर वॉज डूइंग द सेम थिंग. सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से ऑथर को कुछ स्मेल आती है, ठीक है. और उन्होंने क्या नोटिस किया, ऑथर ने क्या नोटिस किया, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग. उन्होंने देखा कि सीलिंग के सीम से कुछ स्मोक, धुआं सा उठ रहा था. द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली डैट वी कुड बेयरली सी, और धीरे धीरे धुआं इतना हो गया कमरे में कि देखना भी मुश्किल हो गया था, ओके. यानी कहीं ना कहीं समथिंग रॉन्ग वॉज गोइंग ऑन. Groping our way to the front door, sorry, we all ran out into the front yard. So groping here means the things जो हमारे हाथ में जो टच में होती है, उन चीज़ों को हम देखते रहे और फिर देखते देखते हम बाहर, घर के दरवाजे के बाहर तक निकल गए. We all ran out in the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. जैसे ही हम घर के बाहर खुली जगह पर निकले, ठीक है, पूरे रूफ में यानी पूरे छत पे, पूरा घर के अंदर was engulfed in flames. engulfed का मतलब पूरी तरह से टोटली कवर हो जाना, यानी पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया और फ्लेम्स यानी लपटें होने शुरू हो गई और वो इतनी स्पीड से बढ़ रही थी. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. The other went to the neighbor so that they could call the fire brigade. And what he saw while he returned his mother, she ran back into that home. Now might be she in that house, might be she want to bring some things, कुछ चीज़ें वो लेने हो गई होगी अंदर. Then what he saw, I watched my mother run back into the house. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. So when she returned, what he saw, my mother ran out of the house carrying a small metal box. उसकी मदर के हाथ में एक मेटल बॉक्स था जिसके अंदर बहुत सारे important documents थे. She dropped the case on the lawn
एंड increased स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस। तो उसने यानी ऑथर की मदर ने वो बॉक्स नीचे रख दिया और वापस उसी स्पीड में, एक क्रेज स्टेट का मतलब होता है कि जैसे कि वो पागल हो गई हो, तो पागलों जैसे वो वापस घर के अंदर दौड़ती है। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, द ऑथर न्यू वॉट शी why she went back into the house, what she want to bring from there. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. So the author says कि ऑथर के जो फादर है उनकी बचपन में ही डेथ हो गई थी और उनकी निशानियों में सिर्फ उनके कुछ फ़ोटोज़, पिक्चर्स और कुछ लेटर्स थे, और वो नहीं चाहता, उसकी मदर उन लेटर्स या पिक्चर्स को आग के हवाले नहीं कर सकती थी, वो उनकी आखिरी निशानी थी। सो शी रैन बैक इनटू हिज in the house. They were the only things that she had to remember him by. Still, I screamed at her, Mom, no. Okay, as I have already told you, they were the only things as a memory. Okay, momentum of its father. That's why, still I screamed at her. फिर भी वो चिल्लाता है, Mom, no. He refused her mother not to go back in that house, but वो नहीं मानती है। ठीक है, so here we have completed our first part. Next part we are going to continue that what had happened after the house caught fire and how this author overcomes the problem of this situation. Okay, thank you.